हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैशाली शाह। आज मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। मेरे लास्ट वीडियो को इतना कमेंट और इतना लाइक्स देने के लिए थैंक यू। जैसा कि आप लोग मेरे बारे में जान ही चुके हैं, मेरा नाम है वैशाली शाह। मैं एक लीगल एडवाइज़र एडवोकेट भी हूँ और MBA HR में किया है, साथ ही साथ LLB और इंग्लिश में MA भी किया है। ये मेरा ब्लॉग है amishaliacademy@blogspot.com। मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ उन सारे की PDF फाइल आपको मेरे इस ब्लॉग में आसानी से मिल जाएगी, जिसे आप आराम से बैठकर जब भी फुर्सत में रहे, जब भी फ्री रहें, आप आराम से यहाँ पर बैठ के इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सारी इजी लैंग्वेज में लिखी हुई रहती है, आप आराम से समझ भी सकते हैं। कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था PF पेंशन और NPS के बारे में। उम्मीद करती हूँ उसके बारे में सारी कुछ जानकारी आप लोग को मिल ही चुकी होगी। आज मैं आपको एक नया लॉ के बारे में बताने जा रही हूँ, नया नहीं, एक्चुअली बहुत पुराना लॉ है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो 1961 में बना था। आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स बताने जाऊँगी। तो जैसा कि आप मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 नाम से ही समझ रहे होंगे, ये फीमेल एम्प्लॉय के लिए होता है ये बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट कामकाजी महिलाओं के मातृत्व सुख और कमाई से जुड़ा हुआ बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। यह एक्ट संपूर्ण भारतवर्ष में महिलाओं के रोजगार को नियंत्रित करने के रूप में सहायक होता है, क्योंकि यह मैटरनिटी एक्ट 1961 में नहीं अगर होता तो हो सकता था कि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर जो है महिलाओं को 3 महीने का समय मातृत्व कार्यों को निभाने हेतु नहीं देता, क्योंकि उसमें उसका कोई एम्प्लॉयर का तो कोई फ़ायदा होता नहीं। तो वो फीमेल एम्प्लॉय को उस वक्त ऐसा भी हो सकता था कि अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान अगर फीमेल एम्प्लॉय वर्क पे नहीं आ रही है तो वो उसे उस समय वर्क जॉब से भी निकाल सकता था, या फिर उस समय उसे सैलरी देना भी बंद कर देता। इसी वजह से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट केवल महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान अपने बच्चे को देखभाल करने के लिए और साथ ही साथ अपनी जॉब की सिक्योरिटी को बचाए रखने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। अब चलिए ये देखते हैं ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कहाँ लागू है। ये पूरा संपूर्ण इंडिया में ही ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लागू किया गया है। इसमें टोटल 30 सेक्शन है और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो एम्प्लॉय वुमेन एम्प्लॉय जॉब में है वो अपने बच्चे को डिलीवरी देने के पहले और डिलीवरी देने के बाद अपने जॉब का भी रक्षा कर सके और साथ ही अपने बच्चों की भी देखभाल आराम से कर सके, बिना इस टेंशन के कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, कहीं मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हो जाऊं। इस वजह से ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इंडिया में लागू किया गया। इस एक्ट में इस लीव के साथ साथ मैटरनिटी लीव के साथ साथ वेजेस भी मिलेंगे, बोनस भी दिया जाएगा। एक मैटरनिटी बोनस मिलता है, वो बोनस कम से कम 3,500 रुपये का होना चाहिए और नर्सिंग ब्रेक भी मिलेंगे जब तक बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाए। अब चलिए ये देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फीमेल एम्प्लॉय है वो अपनी मदरहुड की डिग्निटी को कायम रख सके, साथ ही एक न्यू बॉर्न बेबी जो रिसेंटली न्यू बॉर्न हुआ है उसकी भी डिग्निटी कायम रह सके और उसे एक हेल्दी लाइफ उसकी माँ प्रदान कर सके, उसको दे सके, बिना इस टेंशन के कि मेरी जॉब ना छूट जाए, मैं अनएम्प्लॉयड ना हो जाऊं। और जो डिलीवरी के बाद एक बच्चे के जन्म के बाद, एक डिलीवरी के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है एक माँ का अपने बच्चे के प्रति, वो उसे 110% निभा सके। इसका मेन उद्देश्य यही है कि माँ का जो अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य है वो बिना इस टेंशन के निभा सके कि कहीं मैं इसे निभाने के चक्कर में मैं अपनी जॉब ना खो दूँ, कहीं मैं अनएम्प्लॉयड ना हो जाऊँ या सोर्स ऑफ इनकम बंद ना हो जाए। बिना इस टेंशन के वो आराम से अपने बच्चों के प्रति अपना 110% एफर्ट दे सके डिलीवरी के बाद। अब चलिए ये देखते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है, मतलब ये कहाँ कहाँ लागू होगा। हर वो फैक्ट्री, वृक्षारोपण से लेकर खदान तक, हर गवर्नमेंट इकाई
इंक्लूडेड है इसमें। हर घुड़सवारी हो या कलाबाजी हो या किसी अन्य तरह का प्रदर्शन की प्रदर्शनी में लगे प्रतिष्ठान हो, प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान या शॉप किसी भी जगह पर जहां पिछले 12 महीने में किसी एक दिन भी 10 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हों, वहाँ ये एक्ट लागू किया जाना बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि 10 से कम लोग हैं और मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि वो उस इंडस्ट्री में वो इस मैटरनिटी एक्ट को अप्लाई करना चाहती है, तो उस केस में उस गवर्नमेंट को कम से कम 2 महीने पहले ये नोटिस जारी करना होगा और इसका अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना होगा कि वो इस इंडस्ट्री में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लागू करवाना चाहती है। तो वो अप्रूव होने के बाद फिर उस इंडस्ट्री में भी ये एक्ट लागू कर दिया जाएगा। साथ ही ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है, ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी CIRM जो कि मिनिस्टर ऑफ लेबर के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। अब चलिए देखते हैं कि एक एम्प्लॉय को ये मैटरनिटी बेनिफिट लेने के लिए क्या क्या ड्यूटीज़ करनी पड़ेगी। पर हर एक महिला जो पिछले 80 दिन से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हो, चाहे वो डायरेक्ट रूप से काम कर रही हो या किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रही हो, वो मैटरनिटी बेनिफिट के योग्य मानी जाएगी। और साथ ही उस महिला को अपने एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के कम से कम 10 सप्ताह पहले उसको एक रिटन मतलब उसे अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्मेशन देना होगा कि वो प्रेग्नेंट है, और इसका एक सॉलिड प्रूफ भी दिखाना होगा, और ताकि उसे उस दौरान लाइट वर्क करने की परमिशन मिल सके, और उसे मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई उस प्रूफ को दिखाकर ही करना होगा। एक उसे सर्टिफिकेट दिखाना होगा डॉक्टर का कि वो प्रेग्नेंट है, और उसे ये भी बताना होगा कि इन केस अगर वो एलिजिबल नहीं होती है पेमेंट लेने के लिए, जो मैटरनिटी बोनस का पेमेंट लेने के लिए, तो वो किसके अकाउंट में दिया जाएगा, ये सारी डिटेल्स भी उसे लिखित रूप में रिटन फॉर्म में उसे देना होगा। ये सारी चीज़ मैटरनिटी बेनिफिट 1961 के सेक्शन 5/2 में आते हैं। अब चलिए कुछ की फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। ये जो मैटरनिटी लीव में जो लीव मिलती है वो 12 सप्ताह पहले मिलती थी, अब ये 26 सप्ताह हो गया। मतलब ये जो 2016 में एक अमेंडमेंट हुआ है उसके अनुसार जो मैटरनिटी लीव मिलेगा वो अब 26 सप्ताह हो गया है। वर्तमान समय में जो पहले क्या होता था, महिला कर्मचारी, महिला एम्प्लॉय जो थी वो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट का 6 सप्ताह पहले मैटरनिटी लीव नहीं ले सकती थी, लेकिन अब ये 2016 के अमेंडमेंट में ये 6 वीक्स को बढ़ा करके 8 वीक्स का नियम कर दिया गया है। और साथ ही अगर किसी महिला की 2 या 2 से अधिक संतानें हैं तो इस स्थिति में महिला केवल 12 सप्ताह की छुट्टी के लिए योग्य मानी जाएगी। साथ ही चलिए अब देखते हैं एडॉप्शन और सैरोगेसी के केस में ये जो लीव है उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। यदि कोई महिला कानून माने लीगल तरीके से किसी 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को अडॉप्ट करती है, तो जिस दिन से वो अडॉप्ट करती है उस दिन से लेकर के 12 वीक्स तक उसे लीव मिलेगी, मैटरनिटी लीव मिलेगी। और साथ ही अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय सैरोगेसी के लिए अपने अंडे को किसी दूसरे महिला के भ्रूण में लीगल तरीके से प्रत्यारोपित कराती है, तो ऐसी माँ को कमीशनिंग मदर कहते हैं। तो कमीशनिंग मदर को भी 12 सप्ताह की ही मैटरनिटी लीव के लिए योग्य मानी जाएगी, वो कमीशनिंग मदर भी। उपयुक्त स्थिति में मैटरनिटी लीव का समय काल तब शुरू होगा जब जो एडॉप्टिंग मदर है बच्चे को कमीशनिंग मदर को सौंप देगी। चलिए अब समझते हैं ये क्रेच फैसिलिटी क्या है। क्रेच फैसिलिटी का अर्थ है डे केयर सेंटर। ऑर्गेनाइजेशन में ये क्रेच फैसिलिटी इसलिए लगाई जाती है जो जहाँ पर माँ बाप के बदले बच्चों की देखभाल की जा सके। मैटरनिटी बेनिफिट बिल जो 2016 में अमेंडमेंट हुआ है, इसमें यह भी रूल बनाया गया है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय 50 या 50 से अधिक है उनको महिला एम्प्लॉय को एक निर्धारित दूरी पर क्रेच की फैसिलिटी देनी ही होगी, और उन जो फीमेल एम्प्लॉय है अपने रेस्ट के इंटरवल को मिलाकर
मतलब जो अपना रेस्ट इंटरवल है उसको मिलाकर उस क्रेच सेंटर में दिन भर में 4 बार विजिट करने का भी अलाउंस उसको परमिशन दिया जाएगा। ये साथ ही इस मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट 2016 के अमेंडमेंट में ये भी बोला गया है कि मैटरनिटी लीव पूरी होने के बाद अगर एम्प्लॉय की रजामंदी हो और साथ में एम्प्लॉय की भी, मतलब कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ही वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन चुनने का भी नियम फीमेल एम्प्लॉय को मिल सकता है। लेकिन ये जो वर्क फ्रॉम होम का फैसिलिटी जो मिलेगा ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के म्यूचुअल कंसर्न के बाद ही दिया जाएगा। इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के 2016 के अमेंडमेंट में ये भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी एम्प्लॉयर को अब किसी भी फीमेल एम्प्लॉय को रखते वक्त, नियुक्त करते वक्त उसको रिटन फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत आने वाले सारे इन्फॉर्मेशन और सारे फैक्ट्स के बारे में उस फीमेल एम्प्लॉय को अपने बताना होगा। अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, मतलब कितने तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं फीमेल एम्प्लॉय को इस मैटरनिटी एक्ट के तहत। यहाँ 2 तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, एक कैश बेनिफिट्स, एक नॉन कैश बेनिफिट्स। कैश बेनिफिट में ये आता है कि जो 26 सप्ताह का जो लीव मिलता है उसमें जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होता है उसके 8 वीक पहले और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के 18 वीक बाद तक उन्हें लीव दिया जाता है। साथ ही साथ उनको एक मेडिकल बोनस दिया जाता है जो कि कम से कम 3,500 रुपये का होना चाहिए। इसका जो कैलकुलेशन होता है वो एक फीमेल एम्प्लॉय का जो एवरेज कैलेंडर मंथ का जो वेजेस है उसका एवरेज निकाल करके दिया जाता है, और अगर 3,500 से कम उसका एवरेज हो रहा है तो उसे मिनिमम 3,500 का बोनस दिया जाएगा। और इसके अलावा यदि किसी कारणवश किसी महिला के गर्भ का मिसकैरेज हो जाता है या किसी का मिसकैरेज हो जाता है या मेडिकल टर्मिनेशन हो जाता है तो इस स्थिति में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत महिला को एम्प्लॉयर को इसका प्रूफ देना होगा और इसके बिहाफ में वो 6 वीक्स की छुट्टी के लिए एलिजिबल हो जाएगी। इसके अलावा यदि किसी महिला कर्मचारी ने नसबंदी करवाया, ट्यूबोक्टोमी का ऑपरेशन करवाया है तो इस स्थिति में भी एम्प्लॉयर को इसका सबूत अगर महिला देगी तो उसे 2 वीक्स की भी छुट्टी लीव मिल जाएगी। इसके अलावा यदि किसी महिला को बच्चे के जन्म के बाद जैसे बच्चे का समय पूर्व हो जाना, मिसकैरेज या अन्य किसी कारणवश कमजोरी का आभास होता है तो इस स्थिति में महिला को 1 महीने की अतिरिक्त छुट्टी भी दी जाएगी। मतलब कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो फीमेल एम्प्लॉय है डिलीवरी के बाद भी वो बहुत कमज़ोर हो गई है, वो ठीक से चल नहीं पा रही है, तो मैटरनिटी लीव ख़त्म होने के बाद भी उसे उसे मैक्सिमम 1 महीने का अतिरिक्त छुट्टी दिया जाएगा। अब चलिए देखते हैं नॉन कैश बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के दौरान अगर किसी महिला लीव पर है तो उस दौरान कोई एम्प्लॉयर उस फीमेल एम्प्लॉय को डिस्चार्ज या डिसमिसल नहीं कर सकता है। और 10 सप्ताह पहले, डिलीवरी के 10 वीक्स पहले अगर फीमेल एम्प्लॉय कोई अपना प्रूफ देती है, अपना सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर को देती है तो उसे 10 वीक पहले लाइट वर्क करने की अनुमति भी दी जाएगी। इसके साथ साथ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के दौरान एम्प्लॉय को सैलरी जैसे मिल रहे हैं वैसे ही मिलते रहेंगे, और साथ ही जो पर्क्स मिल रहे, जो फैसिलिटी दी जा रही थी पहले वो भी एज यूजुअल मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ जैसा मैंने पहले भी बताया था कि 2 नर्सिंग ब्रेक मिलेगा। जब तक बच्चा 15 मंथ का 15 महीने का नहीं हो जाता है तब तक माँ को मतलब जो फीमेल एम्प्लॉय रहेगी उसे 2 नर्सिंग ब्रेक दिया जाएगा। कोई भी डिडक्शन उसकी सैलरी में नहीं किया जाएगा इस मैटरनिटी लीव के दौरान, और एज़ यूजुअल उनकी सैलरी उनके अकाउंट में दे दी जाएगी। अब चलिए ये समझते हैं कि अगर किसी फीमेल एम्प्लॉय की वुमेन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दिस पीरियड तो उसे बेनिफिट कब तक मिलेगा। अगर किसी वुमेन की डेथ डिलीवरी के पहले हो जाती है
तो उस केस में टिल हर डेथ ही उसे वो क्लेम कर सकती है अपना मेडिकल बेनिफिट का या फिर मैटरनिटी लीव का। अगर ड्यूरिंग या आफ्टर डिलीवरी उसकी डेथ होती है वोमेन की, तो पूरा पीरियड उसे मैटरनिटी लीव मिलेगा, और मतलब उसकी सैलरी नहीं कटेगी, और उसे जो बोनस है वो बोनस भी दिया जाएगा। और अगर वोमेन की डेथ हो जाती है और बच्चे की भी डेथ हो जाती है, न्यूबॉर्न बेबी की भी डेथ हो जाती है, तो उस केस में जब तक बेबी की डेथ नहीं होती है तब तक, मतलब जिस दिन बेबी की भी डेथ हो जाती है उस दिन तक वोमेन का मैटरनिटी लीव का पूरा पैसा मतलब मिलेगा, मतलब वो पेड लीव में आएगा। अब चलिए समझते हैं क्या लीगल ऑब्लिगेशन है इस एक्ट में। इस सबसे पहला ऑब्लिगेशन तो ये है कि कोई भी एम्प्लॉयर जानबूझ करके किसी फीमेल एम्प्लॉय को उसके मतलब मैटरनिटी लीव से आने के बाद 6 वीक्स तक मतलब कोई भारी काम नहीं दे सकता है, या फिर उसके मैटरनिटी लीव लेने के 2 वीक्स पहले तक कोई हार्ड वर्क नहीं दे सकता है। ना ही इसके अलावा ना ही कोई वोमेन इस 6 डिलीवरी के 6 वीक्स बाद तुरंत बाद कोई काम करने के लिए एक्सेप्ट करेगी। हाँ, इन केस ऑफ अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस केस में वो अगर वोमेन एग्री है तो वो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी एक्सेप्ट कर सकती है। बट ये जो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी होगी वो म्यूचुअल कंसर्न के। अब चलिए कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। रिकॉर्ड मैनेजमेंट, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हर एक एम्प्लॉयर को एक अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक रजिस्टर या मास्टर रोल मेंटेन करना होगा, जिसमें हर तरह का रिकॉर्ड उनको रखना होगा। मतलब कौन से एम्प्लॉय अभी मैटरनिटी लीव पर हैं, उन्हें कितना मेडिकल बोनस दिया जा रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ का एक रिकॉर्ड उनको मेंटेन करना होगा। और ये रजिस्टर उन्हें कम से कम 5 साल के लिए मेंटेन रखना होगा, ताकि इन फ्यूचर अगर 5 साल तक वो अगर देखना चाहें तो वो देख सकें। इसके अलावा हम अगर कोई एम्प्लॉयर अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को लागू नहीं करता है, इस एक्ट माने फीमेल एम्प्लॉयज़ को ये लीव बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करता है, तो उसे कम से कम 3 मंथ की इम्प्रिजनमेंट जेल, या और ये 3 मंथ बढ़ करके 1 साल भी हो सकती है, या फिर कम से कम 2000 की फ़ाइन, और ये फ़ाइन बढ़ करके 5000 भी हो सकती है। चलिए कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, 2016 में ये इसके रिगार्डिंग जितने अमेंडमेंट करने थे वो सारे चीज़ संसद में लाए गए थे, और 2017 में ये अमेंडमेंट ये अमेंडमेंट पारित कर दिए गए थे। मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसे लागू कर दिया गया था 2017 में, ये जो नया अमेंडमेंट हुआ था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का। अब इंडिया जो है 3rd पोजीशन में है, जो कि इतना ज़्यादा मैटरनिटी लीव दे रहा है। सबसे पहले नंबर पे आता है कनाडा, जो कि 50 वीक्स का ये देता है, मैटरनिटी लीव देता है। और सेकंड नंबर पे आता है नॉर्वे, जो कि 44 वीक्स का देता है। उसके बाद 3rd नंबर पे इंडिया आता है, जो कि 26 वीक्स का मैटरनिटी लीव दिया। सबसे पहले इंसान जो थे जिसने वोमेन की कंडीशंस को देखा, उनके बारे में सोचा और उसे ठीक करने के लिए पहला प्रयास किया था, वो थे NM जोशी, जो कि सबसे पहले 1929 में मुंबई में। पहले क्या होता था एक्चुअली कि वुमेन जब प्रेग्नेंट हो जाती थी डिलीवरी के वक्त, वो तो जॉब वर्क कर नहीं पाती थी, तो उस वक्त उनकी जो एम्प्लॉयमेंट थी वो चली जाती थी, उन्हें सैलरी भी नहीं दिया जाता था, इस वजह से वो परेशान हो जाती थी। ये सारी चीज़ों को देख के NM जोशी ने 1929 में मुंबई में, क्योंकि उस वक्त मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा थे, तो उस वक्त 1929 में मुंबई में महिलाओं के रिगार्डिंग एक नया रूल्स बनाया था। हालांकि वो उतना चला नहीं था, बाद में 1930 में फिर से एक रूल बना, उसमें काफ़ी अमेंडमेंट हुए। फाइनली 1961 में एक एक्ट आया जिसका नाम पर्टिकुलर रखा गया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। वो उसी में नेक्स्ट अमेंडमेंट होते जाते हैं।
साथ ही जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मैटरनिटी एक्ट लागू करना चाहती है तो उसे कम से कम 2 मंथ पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, फिर वो उस इंडस्ट्री में एप्लीकेबल कर सकती है मैटरनिटी एक्ट को। तो ये तो थे अब तक के सारे डिटेल्स मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे सारे चीज़ समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी वर्ड्स में बताया है। फिर भी अगर आपको इसको और डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग में जाके आप इत्मीनान से आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने उसमें सारा चीज़ PDF फाइल में सेव कर दिया है। तो अब तक मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों, आपके फैमिली सबको इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ मिल सके। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।